हाय फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत के क्लास का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर 1 के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे सिलेबस को देखा था, माहेश्वरी सूत्र का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके कुछ पॉइंट्स देखे देखे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पहला टॉपिक नंबर 1 माहेश्वरी सूत्र, उच्चारण स्थान और जो भी उसका प्रयत्न है। मेनली ये 3 टॉपिक इसके टॉपिक 1 के अंदर आते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है संस्कृत वर्ण परिचय। मैं आपको बता दूं कि हमारे संस्कृत का जो सिलेबस था, संस्कृत का सिलेबस है, उसके अंदर 100 मार्क्स के लिए पार्ट 1 है और 80 मार्क्स के लिए पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर 10 टॉपिक है अपने को पढ़ने के लिए सिलेबस में। उस 10 टॉपिक का आज हमारा जो पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। कोई डाउट? चलिए देखते हैं। टॉपिक नंबर 1 का नाम है संस्कृत वर्ण परिचय। ये हमारे एग्जाम के अंदर सिर्फ MCQ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके MCQ, SAQ, LAQ नहीं आने वाला है, यानी इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा इस टॉपिक 1 से। इससे जो आएंगे बस आएंगे हमको MCQ। तो MCQ इसका जो टोटल वेटेज है टॉपिक 1 का वो बताया गया है 5 मार्क का। तो इसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो था माहेश्वरी सूत्र। दूसरा है उच्चारण स्थान। तीसरा है प्रयत्न। प्रयत्न के अंदर भी 2 टाइप के प्रयत्न होते हैं, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। तो हम लोग जो पहला है ए माहेश्वरी सूत्र को अभी पढ़ेंगे। टॉपिक 1 का पहला माहेश्वरी सूत्र, इसको किसने पहले लिखा था? तो वो है आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि जी बोलते हैं कि शास्त्रों के आरंभ में 14 सूत्रों का उपदेश दिया है। शास्त्र जो भी हमारे जो पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर जितने भी पुराने शास्त्र है, उनके अंदर जितने भी मतलब मूल जो उसका पार्ट है, जो सार वाला पार्ट है, उसका शुरुआत ही 14 सूत्रों से हुआ है। इन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। महेश्वर यानी महेश, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, महेश है, महेश इस शब्द से महेश्वर यानी माहेश्वर ये शब्द बना हुआ है। तो महेश किसको बोला जाता है? भगवान शंकर को। भगवान शिव जो है उनको महेश बोला जाता है। इनके द्वारा एक 14 सूत्र, एक सूत्र बना हुआ है, इसीलिए उस सूत्र को शिव सूत्र या फिर महेश्वरी सूत्र ऐसा भी बोला जाता है। जो संपूर्ण व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण शास्त्र है, संस्कृत व्याकरण है, उसका जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है? यही 14 सूत्र है। व्याकरण शास्त्र अर्थात माहेश्वर सूत्र की नींव है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान शिव, महेश्वर यानी शिव को प्रसन्न किया। आचार्य पाणिनि ने प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नृत्य के साथ में डमरू का वादन किया। मतलब भगवान शिव ने नृत्य करने लगे, उसके साथ में उनके हाथ में डमरू था तो डमरू का भी वादन किया, डमरू भी बजाया उन्होंने, वादन किया। उसी से महर्षि पाणिनि को महेश्वर के ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। अभी मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बताता हूँ कि अगर कहीं पे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं तो मैं एक कॉमन इंसान क्या सुनेगा कि वो म्यूजिकल टून कितना अच्छा है, क्या है। लेकिन जो महर्षि, महान ऋषि पाणिनि जी है, उन्होंने जब भगवान शंकर के डमरू का जो आवाज़ था उससे उनको एक म्यूजिकल साउंड नहीं, एक उनको सूत्र मिला कि ये जो डमरू का वादन हो रहा है उससे कुछ तो सूत्र का निर्माण हो रहा है। वो किसको सुनाई दिया? सिर्फ महर्षि पाणिनि जी को। तो महर्षि पाणिनि जी ने लिखा, बनाया किसने? भगवान शिव जी के डमरू ने।
इसलिए उसको बोलते हैं माहेश्वरी सूत्र। इन सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू वादन से हुई और आचार्य पाणिनि ने इन्हें सूत्र रूप में व्यवस्थित किया, इसलिए इन सूत्रों को माहेश्वरी सूत्र भी बोलते हैं या फिर शिव सूत्र भी बोलते हैं। देखिए इस टाइप में कुछ डमरू होता है भगवान शंकर जी के पास में। ये हो गया हमारा डमरू, इसका जब वादन हुआ तभी इन सूत्रों की उत्पत्ति हुई थी। अब ये जो 14 सूत्र है उसको हम लोग एक साथ में पढ़ेंगे। मैं पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि मैं हर एक लेक्चर में आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करना। अगर आपने वो किया होमवर्क तो आपको सेकंड लेक्चर, उसके आने वाला लेक्चर बहुत ही ईजी जाएगा। तो मेरे लेक्चर 1 का जो होमवर्क था वो था माहेश्वरी सूत्र को लर्न करना। तो आप में से जिन्होंने लर्न किया है वेल एंड गुड, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको बीएमएस का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है संस्कृत का, उसको पास होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये मैं एक बार बोलूँगा माहेश्वरी सूत्र, उसको आप पीछे से रिपीट कीजिएगा, नहीं तो मेरे साथ में रिपीट कीजिएगा। पहला है अ ई ऊण रू लू क ए ओंग ए औच हय वरट लन यमंग णनम झभय घड़ धस जबगड़दश ख फ छठ थ चटतव कपय श श सर हल। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक में आपको दिखेगा ये 14 सूत्र है। ये एक लाइन है वो एक सूत्र है, जो दूसरा लाइन है वो दूसरा सूत्र है। यानी इस पेज पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आपको 6 सूत्र देखने को मिल रहे हैं और इसके पहले वाले पेज पे आपको 8 सूत्र देखने को मिले थे। तो ऐसे टोटल हो जाते हैं 14 सूत्र। तो इन 14 सूत्रों को मिलाकर माहेश्वरी सूत्र बोला जाता है, जो कि आपको लर्न करना है। अब मैं बता रहा हूँ कि शास्त्रों के अध्ययन के लिए इन सूत्रों का निर्माण हुआ। मतलब जो भी हम लोग पुराने जो भी ग्रंथ है, जो भी शास्त्र है, उनका अध्ययन करने का जब बारी आया तो बोला गया कि सबसे जो उसकी नींव है, जो उसका बेस है, वो क्या है? माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र के विषय में ज्ञातव्य तथ्य मतलब नोन नॉलेज, जो हम लोग को नॉलेज पहले से था, वो क्या क्या है कि माहेश्वरी सूत्र में सबसे पहले स्वर है। स्वर यानी हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, ये जो जितने भी वॉवेल्स होते हैं वो सारे क्या है? हमारे संस्कृत के स्वर है। और इसके बाद वाले ये जितने भी आएंगे, ये क्या है? व्यंजन है। स्टार्टिंग में यहाँ पे स्वर है और लास्ट में क्या है? माहेश्वरी सूत्र के व्यंजन है। उसके बाद में व्यंजन के अंदर में भी एक क्रम बताया गया है कि स्वर के बाद में जो पहला व्यंजन आता है उसका नाम है अंतस्थ वर्ण। क्या बोला गया है? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य व र ल। उसके बाद में क्या बोला गया है? उसके बाद के जो मतलब अंतस्थ वर्ण के बाद में जो आते हैं उनका जो क्रम है वो ऐसा है 5 4 3 2 1। यानी पंचम वर्ग, फिर चतुर्थ वर्ग, फिर तृतीय वर्ग, फिर द्वितीय वर्ग, फिर प्रथम वर्ग, ऐसे ही। उसके बाद में अंतस्थ वर्ण के बाद में जो पहला वर्ण आता है वो कौन से आते हैं? सारे के सारे पंचम वर्ण, फिर चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, फिर द्वितीय वर्ण, फिर बाद में प्रथम वर्ण आता है। और जो माहेश्वरी सूत्र का जो टेल वाला पार्ट है, अंतिम वाला पार्ट है, उसके अंदर अंत में श स श ह, ये 4 ऊष्म वर्ण आते हैं। समझ में आ गया? मतलब माहेश्वरी सूत्र का स्टार्टिंग हुआ है स्वर से और अंत में है उसके व्यंजन। व्यंजन को हम लोग वी से दिखाते हैं, वी, डब्ल्यू से नहीं, हाँ वी। पहला जो है उसके स्टार्टिंग हुआ है स्वर से और उसके बाद में है व्यंजन। और व्यंजन में जो पहला है वो है अंतस्थ वर्ण, फिर 5 4 3 2 1 और उसके बाद में है ऊष्म वर्ण।
ये हो गया उसका व्यंजन का सीरियल। पहले स्वर, फिर बाद में अंतस्थ, फिर पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, पंचम और लास्ट में है ऊष्म वर्ण। ऐसा माहेश्वरी सूत्र के अंदर जो सूत्र है उनका क्रम है। अच प्रत्याहार के अंदर स्वर का समावेश किया गया है। मैंने आपको पहले बताया गया था, मैंने आपको पहले इसके लेक्चर में बताया था कि जो स्वर है, स्वर का समावेश अच प्रत्याहार के अंदर किया गया है। और प्रत्याहार आपको बताया था मैंने कि जो प्रत्याहार के अंदर पहला वर्ड रहता है अ, जो सूत्र हम लोग खोजेंगे, और च, उसके बीच के अंदर जितने भी वर्ड रहेंगे वो सारे के सारे समावेश हो जाएंगे एक्सेप्ट इत संज्ञक वर्ण। जो इत संज्ञक वर्ण रहेगा उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे समावेश किसमें हो जाते हैं, हमारे प्रत्याहार के अंदर। तो अच प्रत्याहार के अंदर देखते हैं हम लोग कौन कौन से आ जाते हैं वर्ण। ये हमारा माहेश्वरी सूत्र, ये मिल गया हमको अ, और च वाला जो रहता है वो हमको इत संज्ञक में देखने का है। इत संज्ञक लास्ट वाला वर्ड रहता है च। तो अ से लेकर च, इसके अंदर का जो भी वर्ण है वो क्या है, हमारे स्वर है। स्वर कौन सा है, अच प्रत्याहार वाला। तो कौन कौन सा समावेश होता है, अ, ई, उ, रु, लु, ए, ओ, ऐ, औ। ये सब किसका अंदर समावेश हो गया, इसका स्वर के अंदर समावेश हो गया। इसके बाद वाले नीचे जितने भी पॉइंट आते हैं, जितने भी सूत्र आते हैं, वो सारे के सारे सूत्र किसमें समावेश हो जाते हैं, हल प्रत्याहार के अंदर। किसके अंदर, ह ल, मतलब ह से शुरुआत, ल पे खत्म। ह तो अपने को यहां मिल गए। मैं आपको फिर से दिखाता हूं। ये था इसके ऊपर का हमको स्वर, इसके नीचे का क्या है, व्यंजन। तो मैं आपको पूरा व्यंजन दिखा देता हूं अच्छे से। तो ये इसके ऊपर थे हमारे अच प्रत्याहार। अब इसके नीचे जो है वो हमारे हल प्रत्याहार है। हल, ह से शुरुआत, ल पे खत्म। ल कौन सा होगा, इत संज्ञक। यहाँ पे देखिए ह से शुरुआत है, ल दिखा, ल दिखा, ल दिखा, ल दिखा, ल दिखा, ल, 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 ल है सबसे लास्ट में। तो हल प्रत्याहार के अंदर क्या आ गया, ये इस ह से लेकर लास्ट के ल तक के सारे वर्ड का समावेश किसमें हुआ है, हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार क्या है, हमारा व्यंजन वाला पार्ट है। समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो समावेश होगा वो सारे के सारे वर्ड हो जाएंगे। जो मैंने अभी ब्रैकेट किया है वो सारे के सारे वर्ण किसमें आ गए, हल प्रत्याहार के अंदर आ गए। लेकिन उनका समावेश नहीं होगा जो भी इत संज्ञक वर्ण है, जो कि अंतिम में आते हैं ना, जिनके लास्ट में हलंत होता है, वो सारे के सारे क्या है, इत संज्ञक वर्ण। उनका समावेश उसके अंदर नहीं होगा प्रत्याहार बनाने के बाद में। हल प्रत्याहार के अंदर क्या आ जाता है, हमारा व्यंजन का समावेश हो जाता है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो ण हलंत, क हलंत, अंग हलंत, च हलंत आदि व्यंजन वर्ण हलंत के हलंत है। हलंत मतलब जो भी हम लोग लिखते हैं, कोई भी क लिखे, क के नीचे ये जो लाइन मारते हैं, मतलब आधा वाला वर्ड है ऐसा हम लोग समझते हैं। तो ये जो ल, जो आधा पाई रहता है वो क्या रहता है, हलंत रहता है। हलंत है, उनका नाम इत है। इन इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है कब, जब हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं तब। और कुल 14 इत संज्ञक वर्ण होते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास 14 सूत्र है। हर एक सूत्र के अंदर एक जो लास्ट वाला वर्ड इत संज्ञक है, तो हमारे पास 14 सूत्र के 14 इत संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। 14 सूत्र के इत संज्ञक वर्ण में कितने हो गए, 14, जिसे अनुबंध भी कहा जाता है। और इत संज्ञक वर्ण का सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द क्या है, अनुबंध। अब इसका उदाहरण क्या है कि समझ लीजिए, मैं बोलता हूं अण प्रत्याहार। तो अण प्रत्याहार के अंदर क्या आ गया, अ, ई, ऊण, ये या अ से लेकर ण सारे के सारे आ जाएंगे। जिसमें जो अण रहेगा, अण, अण के नीचे क्या है, हलंत है। अण को इत संज्ञक अनुबंध कहा गया है। जो भी लास्ट वाला वर्ण है,
जिसके नीचे हलंत है अ ई ऊ ण, इसके अंदर जो लास्ट वाला वर्ण है वो क्या है, ये वाला अण, ये अण को इत संज्ञक अनुबंध कहा जाएगा। समझ में आ गया आपको, अनुबंध किसको कहा जाएगा, इत संज्ञक किसको कहा जाएगा, इत संज्ञक इन द सेंस सूत्र का लास्ट वाला वर्ण, जो सूत्र हम लोग बोलते हैं 14 सूत्र है कि लास्ट वाला जो वर्ण रहेगा, लास्ट वाला वर्ण जिसके नीचे क्या रहेगा, हलंत, ऐसा पाई रहेगा, पाई, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इत संज्ञक वर्ण। अब अ यूण रूलू क एउंग एवच डैश आदि जो 14 सूत्र है, इन सूत्रों के अंत में जो ण क ड़ च आदि जो हल लगे हुए वर्ण है, इनका प्रयोजन मतलब इनका जो यूज क्या है, इनका यूज क्या है, सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए, क्योंकि प्रत्याहार का स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो पहला वर्ड वाला वर्ड होता है, और जो लास्ट वाला रहेगा वो कभी भी इत संज्ञक वर्ण ही होना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलता हूं अच प्रत्याहार, अ च प्रत्याहार, तो अ तो स्टार्टिंग में मिल जाता है, लेकिन च जो रहेगा ये कभी भी इत संज्ञक ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, जो लास्ट वाला वर्ण होता है च, जिसके नीचे आधा हल वाली मात्रा है, वो क्या होगा, कभी भी इत संज्ञक वर्ण होगा। तो प्रत्याहार बनाते टाइम पे जो इत संज्ञक वर्ण रहता है उसका प्रत्याहार बनाने के टाइम पे यूज होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उनका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना ही है। किनका, इत संज्ञक वर्ण का। इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। किसको, शिव सूत्र को, माहेश्वरी सूत्र को प्रत्याहार सूत्र भी ये नाम दिया गया है। प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। आप सभी को पता है कि जब हम लोग प्रत्याहार के अंदर वर्ड काउंट करेंगे तो इत संज्ञक वर्ण को काउंट नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर अच प्रत्याहार लिया अच, तो अ, ये देख लेते हैं हम लोग, अ ई उ ण रू लू क ए ओंग ग ए औ च, ये हो गया अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार इन 4 सूत्रों से बना हुआ है, अयुन रुलु क एउंग अयो च, 4 सूत्र है इसके अंदर। यहां पर अयुन के अ से लेकर एउच के च के बीच में आने वाले सभी वर्ण अच प्रत्याहार में गिने जाएंगे, किंतु अण क अंग च, जैसे मैं आपके यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, अण क अंग च, इनको, ये जो इत संज्ञक 4 वर्ण हैं, इनका समावेश प्रत्याहार के अंदर के वर्ण के अंदर नहीं होगा। ये 4 इत संज्ञक वर्ण अच प्रत्याहार में नहीं गिने जाते, अतः अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, इनको छोड़ के बचे क्या क्या, अ ई उ रू लू ए ओ आए औ, ये सब किस में आ गए, हमारे अच प्रत्याहार के अंदर, इन जिसमें इत संज्ञक वर्ण नहीं गिने गए हैं। समझ में आ गया आपको, चलिए आगे। इस प्रकार माहेश्वरी सूत्र के अंदर कुल मिलाकर 41 प्रत्याहार होते हैं। प्रत्याहार की संख्या क्या है, 41, जिसका नंबर आपको कहीं कहीं में 42, 43 देखने को भी मिलेगा। नो डाउट, आप कभी भी अगर आपको एमसीक्यू ले आया तो आप एमसीक्यू में उसको 41 ही मार्क कीजिएगा। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदि अंत्येन सहित, ये इसके अंदर बताता है कि अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ जो वर्ण मध्यगामी सभी वर्गों का बोध होता है वह स्वयं का भी बोध कराता है। जैसे अण प्रत्याहार अ ई ऊ ण सूत्र के अ से लेकर इत संज्ञक वर्ण न से मिलकर बना हुआ है, जिनमें अ ई उ ये 3 वर्ण आते हैं। ये आप सभी को मालूम है कि अण प्रत्याहार बोला गया तो सिर्फ 3 ही वर्ण आएगा, अ ई उ, ण नहीं आता है। अज प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर वर्ण का समावेश होता है।
जैसे ये अ ई उ ण ए ओ च तक क्या है कि जो चार सूत्र है उनसे बना हुआ है और इनको अच प्रत्याहार भी बोला जाता है, इसलिए स्वर को हम लोग अच भी बोलते हैं और हल को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। हल प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण आ जाते हैं, 33 व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, जो हयवरट से लेकर वो ट है, ट हयवरट से लेकर हल के ल तक आ जाता है लास्ट का। और इनके अंदर कितने सूत्र आ जाते हैं, 10। अच प्रत्याहार के अंदर कितने सूत्र आ जाते हैं, 4। ऐसे हमारे 14 सूत्र बना हुआ है, इसलिए इन व्यंजनों को हल भी कहा जाता है, क्योंकि इनका समावेश हल प्रत्याहार में होता है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माहेश्वरी सूत्र। इसके बाद में हमारा टॉपिक 1 का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू होगा उच्चारण स्थान से। उच्चारण स्थान मतलब मैं जब भी कोई भी शब्द बोलता हूँ तो उस टाइम पे मेरा जो जीभ है, जिह्वा है, उसका एक विशेष स्पर्श मेरे किसी न किसी अंग, मेरे जो मुख वाला भाग है होता है, जिसकी वजह से वो विशेष वर्ण सुनाई देता है, तो वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान हुआ। जैसे हम लोग इसका वो देख लेते हैं, व्याख्या, डेफिनेशन। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग विशेष रूप से सक्रिय हो जाता है, तो वही अंग उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। इन उच्चारण स्थानों को हम निम्नलिखित सूत्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे टोटल कितने उच्चारण स्थान बताए गए हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जो वर्ण है उनके लिए 9 उच्चारण स्थान बताए गए। उच्चारण स्थान बेसिकली 8 है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पे वर्ण ये 9 है। 8 क्या है, उच्चारण स्थान, और 9 जो है वो वर्ण के टाइप है। जैसे वर्ण का टाइप 1 वो क्या है, कंठ्य। टाइप 2 क्या है, तालु। ऐसे हम लोग को 9 पॉइंट देखने मिलेगा मिक्स करके, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। लास्ट में कितना है, 9 टाइप के हमको वर्ण देखने को मिलेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो जो पहला वर्ण है उसको देखते हैं हम लोग, कंठ्य। कंठ्य वर्ण हम लोग उसको किसको बोलेंगे, अ, कु, ह, विसर्जिया नाम कंठः। ये इसका क्या है, सूत्र बताया गया है। हम लोग कौन कौन से वर्ण को कंठ बोलेंगे, वो है पहला अ, कु, ह, विसर्जीय। तो उसमें क्या क्या रहता है, अ के अंदर आ गया अ और आ, कु से आ गया क वर्ग, ह से आ गया ह, और विसर्जीय नाम से विसर्ग। ये सारे के कौन कौन से वर्ड हो गए, हमारे कंठ हो गए। फिर से मैं लिख देता उसको, अ, कु, ह, विसर्ज, नि, या, ना। अ से अ और आ, कु से आ गया क वर्ग। क वर्ग के अंदर आपको मैं बताऊं कौन कौन सा आ जाएगा, क, ख, ग, घ। ये जितने भी हम लोग वर्ण पढ़ते हैं अंग तक, ये 5 वर्ण ये क्या आ गए, हमारे क वर्ग में आ गए। वैसे च वर्ग बोला तो च, छ, ज, झ, इय। तो वर्ग बोलने का जो पहला वर्ड रहता है उसके आगे जितने भी वर्ड कंटिन्यू होंगे उसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। ये क वर्ग हो गया, वैसे च वर्ग, वैसे त वर्ग, वैसे ट वर्ग आपको देखने को आगे मिलेगा। दूसरा आता है तालु। तालु मतलब हो गया हमारा पैलेट, जो भी हमारे माउथ, हमारे जो मुंह है उसके पैलेट वाले रीजन पे, जो सॉफ्ट पैलेट है, वहां से जो भी आवाज निकलने विशेष अंग रहेगा किसी वर्ण का,
तो वो वाले वर्ण क्या हो गए, तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण। तो वो कौन कौन से हैं, ई, चू, य, यशा नाम तालु, यानी ई से आ गया ई, बड़ी ई, चू से आ गया च वर्ग, य से आ गया य, श से आ गया श। तो ये क्या हो गया हमारे तालु वाले वर्ण। तीसरा हो गया हमारा मूर्धा। मूर्धा मतलब आगे का जो हार्ड पैलेट वाला रीजन वाला है ना, हम लोग उसको समझ सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो मूर्धा के अंदर आ गया हमारा री, टू, र, श, नाम मूर्धा। तो री से आ गया रू, टू से आ गया ट वर्ग, र से आ गया र, श से आ गया श, षटकोण वाला श। तो ये सारे के सारे किस में आ गया हमारे मूर्धा वाले में। दंत मतलब टूथ वाले से, जो भी वर्ण का बोलते टाइम पे हमारा विशेष अंग टूथ रहेगा, तो वो सारे के सारे क्या हो गए हमारे दंत वर्ग में आ गए, दंत वर्ग। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लृ, लृ, तु, ल, सा, नाम, दंतः। लृ से आ गया लृ, तु से आ गया त वर्ग, ल से आ गया ल, स से आ गया स। तो ये सारे सारे क्या हो गए दंत्य वर्ग, जिनको बोलने के टाइम पे हमारा दंत विशेष अंग है, उसके बिना हम लोग बोल नहीं पाएंगे, तो वो आ गए सारे सारे दंत्य वर्ण। इसके बाद पांचवा आ गया हमारा ओष्ठ वर्ण। जो भी वर्ण बोलते टाइम पे हमारा विशेष अंग ओष्ठ होगा, यानी ओष्ठ के बिना हम लोग वो वर्ण बोल नहीं सकते, वो सारे के सारे वर्ण के आ गए ओष्ठ वर्ण हो गए। तो ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं, वो है उ, पु, प, धमानिया नाम ओष्ठो। तो क्या क्या है, ऊ से आ गया उ, पू से हो गया प वर्ग, ऊ से दोनों भी ऊ आएगा, ऊ और बड़ी ऊ, छोटी ऊ बड़े ऊ, पू से प वर्ग, और प से आ गया उपधामनिया। उपधामनिया यानी हो गया जिसके भी आगे हम लोग बोलते हैं ना, जिससे हम लोग बोलते हैं लैब, तो लैब हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला जो वर्ड होता है इसको हम बोलते हैं उपधानीय नाम। तो ये जो उपधानीय वर्ग हो गया, ये सारे के सारे हम लोग क्या हो गए ओ से आ गए, ओष्ठ वर्ण, हमारे लिप से जो बनते हैं वो सारे वर्ण। इसके बाद में जो वर्ण का टाइप है, इसके बाद का जो वर्ण का टाइप है वो है नासिका। मतलब जो भी वर्ड बोलते टाइम पे हमारा जो विशेष अंग नाक होगा, नोज होगा, वो सारे के सारे वर्ण क्या होंगे नासिक के वर्ण, नाक से बोलने वाले वर्ण। वो कौन से है, नासिका अनुस्वारस्य। जैसे मैं बोलता हूं कि अंग, अंग का जो ये वाला बिंदी वाला पार्ट है, नहीं तो चांद, चांद का जो ऊपर वाला हलंत वाला जो वाला पार्ट है, हलंत नहीं, जो बोलते हैं ना ऊपर का चांद वाला, चांद वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर हम लोग टिम्ब लगाते हैं, वो क्या हो गया हमारा अनुस्वार हो गया, अनुस्वार वर्ण। तो अनुस्वार बोलते टाइम पे हमारे देखिए नाक पे प्रेशर आता है, जैसे चांद, अंग। आप कोई भी अनुस्वार वाला वर्ड ये एग्जाम्पल के लिए लेके उसको बोल के ट्राई कर सकते हैं, तो देखेंगे आपकी जो नाक है उस पर प्रेशर आता है। अगर आपको उसको टेस्ट करना है तो उसको आप नाक को प्रेस करके वो वर्ड बोल के दिखाइए। जैसे मैं बोलता हूँ अंग को मैं नाक बंद करके बोलूँगा, अंग नहीं बोल पाया। चांद को मैं नाक बंद करके बोलूँगा, चांद नहीं बोल पाया। मतलब उसका जो ये वाला पार्ट है, बिंदी वाला पार्ट है, वो बिंदी वाले पार्ट को बोलने के लिए नाक की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन से हो गया हमारे नासिका वाले वर्ण। अब सातवां हो गया हमारा कंठ और तालु दोनों। जिस वर्ण को बोलने के लिए कंठ और तालु दोनों की जरूरत पड़ती है, विशेष अंग है, बोलने के लिए तो पूरे मुंह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन विशेष अंग है कंठ और तालु दोनों, वैसे वाले वर्ण को बोलेंगे हम लोग कंठ तालव्य वर्ण। क्या बोलेंगे हम लोग, कंठ तालव्य वर्ण। वो कौन कौन से हैं, वो है ए, दय, तो, कंठ तालु। कौन कौन से है हमारे ए, दय, तो। ए से आ गया हमारा ए और बड़ी ए, और जो भी जितने भी वर्ड है ए, ये क्या है हमारे कंठ तालु वाले वर्ड है। इनको बोलते टाइम पे हमारा कंठ यानी थ्रोट, तालु यानी पैलेट वाले रीजन की जरूरत पड़ती है।
अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे कि जो ए है इसका निर्माण अ और ई से हुआ रहता है। समझ में आ गया? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ यानी जो भी वर्ण बोलते टाइम पे कंठ की भी जरूरत पड़ेगी और ओष्ठ का भी जरूरत पड़ेगा, उसके बिना वो वर्ड नहीं बोल पाएंगे। तो वो सारे वर्ड उसमें आ गए हमारे कंठ ओष्ठ वर्ड के अंदर आ गए। तो उसके एग्जाम्पल है हमारे ओ दौ तो कंठ ओष्ठम, क्या है, ओ से आ गया हमारा ओ और छोटा ओ और बड़ा ओ, तो जो छोटा ओ बड़ा ओ है वो किस में आ गया हमारे कंठ ओष्ठ। और जो ओ है ओ का निर्माण किससे होता है, अ प्लस उ से होता है। इसका एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूं मैं। अ को बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, उ को बोलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, देख लीजिए। अ जो है अकुह विसर्जिया नाम कंठ, हम लोग का ये सूत्र था, मतलब ये क्या है हमारा कंठ से बनता है। और उ जो किससे बनता है हम लोग देखेंगे ऊपर, तो उपधामनीय, उपधामनीय नाम ओष्ठो हो, यहाँ पर उ है, उ किससे बनता है हमारा ओष्ठ से बनता है। तो अगर हम लोग सेपरेटली अगर ओ को हम लोग अ और उ से मिलाकर लिखते हैं, मिलाकर बनता है, तो अ को सेपरेट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है कंठ की, उ को किसकी जरूरत पड़ती है ओष्ठ को, तो ओ को बोलने के लिए जरूरत पड़ेगी किसी कंठ ओष्ठ की। वैसे हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, ए जो रहता है ए बनता है अ प्लस ई से, ये आप सबको पता है, ए बनता है अ और ई से। अ का है हमारा अकुह विसर्जिया नाम कंठ, तो कंठ आ गया। ई का हम लोग ने क्या देखा था, तालु। इसका जो सूत्र है वो क्या था सूत्र, यहां पर देखिए सेकंड नंबर का पॉइंट, इचू, इचू ये ऐसा नाम, यानी जो हमारा ए था, ए का अ प्लस ई इससे बना हुआ था। अ क्या था कंठ वाला वर्ण था, ई है हमारा तालु वाला वर्ण, तो जो ए होगा वो कंठ तालु दोनों से मिलके बनेगा। ये जो ए है, ए हमारा बनना था अ और ई से, अ है हमारा कंठ वर्ण, ई है हमारा तालु वाला वर्ण, तो ए भी क्या हो गया हमारा कंठ तालु वाला वर्ण ए। कंठोष्ठ हम लोगों ने लिख लिया था ओ, ये कंठ से ये ओष्ठ से, तो कंठ ओष्ठ वाला क्या हो गया हमारा ओ। नवा है हमारा दंत ओष्ठ से, दंत ओष्ठ मतलब दंत भी लगेगा और ओष्ठ भी लगेगा, मतलब टूथ भी लगेगा लिप भी लगेगा। उसमें आता है हमारा व कारस्य दंत ओष्ठम हमारा जो व वाला वकार वाले जितने भी रहते हैं वो सारे क्या किसके अंदर आ गए हमारे दंत ओष्ठ के एग्जाम्पल में। तो यहां तक हमारा उच्चारण स्थान वाला जो टॉपिक था वो कवर होता है। इसका एक डायग्राम है, हम लोग माउथ को देखेंगे, माउथ के कौन कौन से पार्ट से, जैसे कंठ से क्या क्या वर्ड निकलता है, कौन कौन सा उसका विशेष वर्ण है कंठ का, मुख का, मूर्धा, तालु का, वो हम लोग एक डायग्राम के अंदर देखेंगे और रिकैप करेंगे। और आप देखिए आपको कौन कौन सा वर्ड याद आता है, जो नहीं आता है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। पहला आ गया हमारा कंठ, ये किसी का फेस है, फेस में पहला क्या आता है कंठ, तो कंठ से कौन कौन सा आता है अकुह विसर्जिया नाम अ आ कु ह विसर्ग, क्या हो गया हमारे कंठ से हो गए। दूसरा आ गया हमारा कंठ के बाद में तालु, तालु से आता है ई चू यसा नाम, ई चू यसा नाम, य और श, ये क्या हो गया हमारा तालु वाले वर्ण हो गए। बाद में हमारा मूर्धा, मूर्धा से क्या है ऋतुर सणा नाम, री टू र श, ये सारे के सारे क्या आ गया हमारे मूर्धन्य वर्ण हो गए। इसके बाद में क्या था हमारा नासिका, नासिका में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे अनुस्वार, जिसको हम बोलते हैं अंग, ये वाला जो मात्रा दिखा आपको अनुस्वार। दंत से कौन कौन से आ जाते हैं त वाले वर्ग त, ल और श। दंत ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ के अंदर आता है उ पू प, उप वाला देखे उप धानिया नाम, तो उ प और धमनी वाला जो ऐसा लैब की मात्रा रहता है
वो सारे सारे क्या हो गए हमारे ओष्ठ वर्ण हो गए। दंतोष्ठ हम लोग देखा वकार वाले जो भी शब्द रहेंगे वो सारे सारे क्या हो जाएंगे दंतोष्ठ। कंठोष्ठ में ओ, कंठ तालु में ए। कोई डाउट? ये हो गया हमारे फेस से रिलेटेड, हम लोगों ने माउथ को लेकर उसके कौन कौन से उच्चारण स्थान थे वो हम लोगों ने अभी देखा है।